उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बेटियों ने माता पिता को दी मुखाग्नि। सीडीएस रावत को 17 तोपों की दी गई सलामी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया दूसरा अनुपूरक बजट। सदन के पटल पर रखा 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विपक्ष का सदन से वॉकआउट। और 16 दिसंबर को राहुल गांधी के चुनावी दौरे की तैयारी में जुटी कांग्रेस। पदाधिकारियों के कंधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी अग्नि परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली में किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी भी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे और जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही इस हादसे में शहीद हुए सभी जाबाजों को भी आज अंतिम विदाई दी गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां हरिद्वार ही लाई जाएगी।
और अब बात विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 का दूसरा अनुपूरक बजट आज पेश कर दिया है। सदन की पटल पर 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा गया है। आपदा राहत निधि के अंतर्गत एसडीआरएफ के लिए 668.36 करोड़ का प्रावधान किया गया। पर्यावरण निदेशालय के अंतर्गत अन्य विभागीय व्यय और सब्सिडी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के अंतर्गत नंदा गौरा योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्राम्य विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश के मार्गों पुलिया के अनुसंरक्षण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य सेक्टर में निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये अनुपूरक बजट 2021-22 का 1353.7908 करोड़ का है, जिस पर कल विषयवार चर्चा होगी और जो मदवार चर्चा होगी और उसके बाद वो पारित किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहा। रोजगार और कानून के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काटा तो सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। जिस बात का अंदेशा था, सदन में हुआ भी कुछ ऐसा ही। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला उठाया। इस मसले पर पीठ ने नियम 58 के तहत चर्चा की मांग को मंजूरी दी। इसके बाद शुरू हुए प्रश्नकाल के दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन के रोजगार से संबंधित सवाल पर पक्ष की तरफ से हरक सिंह रावत उलझते दिखाई दिए और वो विपक्ष को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। 14 प्रदेश ऐसे हैं हमारे देश के जहां बेरोजगारी दर डबल डिजिट में है। इस डबल इंजन की सरकार ने हमारे उत्तराखंड के खूबसूरत शांत प्रदेश को बेरोजगारी दर डबल डिजिट में देने का काम किया और आंकड़े जो उन्होंने पेश किए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व अध्ययन करके वो रखे हैं, वो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ये इंजीनियरों से, डिप्लोमा होल्डर से, ITI किए हुए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किए हुए लोगों से ई रिक्शा चलाने की बात करती है और ये सरकार सदन में हंसी का माहौल बेरोजगारी पर बनाकर ये कहना चाहती है कि आंकड़ों के चक्कर में मत पड़ो। बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पक्ष को घेरते हुए कहा कि सदन में रोजगार से संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो जनता को गुमराह करने वाले हैं। इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पक्ष के जवाब में विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा और सदन से वॉकआउट कर दिया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब 22/12/2020 को हमने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देते हैं कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है और उसके बाद 4/3/2021 को जब हमने दोबारा बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, तब सरकार कहती है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। चुनाव से पहले आखिरी विधानसभा सत्र में विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति काम आती दिखाई दी तो सत्ता पक्ष के विधायकों की आधी अधूरी तैयारी उन पर भारी पड़ती नजर आई। कुल मिलाकर सदन का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं सदन में विपक्ष द्वारा रोजगार के मुद्दे पर खड़े किए गए सवालों पर पक्ष की तरफ से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जवाब पेश किया है। मीडिया को आंकड़े गिनाते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि रोजगार को लेकर उत्तराखंड राज्य पहले से कहीं मुकाबले अच्छे मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें कोई गलती नहीं है। 27 राज्यों में बेरोजगारी की जो दर, जिन 6 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी की दर है उनमें उड़ीसा नंबर 1 पर है। 0.6% बेरोजगारी है उड़ीसा में। सबसे कम बेरोजगारों की संख्या उड़ीसा में
गुजरात में 1.4% बेरोजगारी की दर है, मध्य प्रदेश में 1.7% है, छत्तीसगढ़ में 1.8% है, कर्नाटक में 2.8% है और उत्तराखंड में 3.1% है। तो ये जो 6 राज्य सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड का 6वें नंबर पे है। बाकी सारे राज्यों में, जिस तरह मैंने राजस्थान का जिक्र किया है, राजस्थान में जो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य हैं, उनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का 20.4% बेरोजगारी की दर है। तो ये बिल्कुल आंकड़े उनके कहने से नहीं होता है। वहीं सदन में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस विधायक करण महारा ने नियम 58 के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा न होने पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही करण महारा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधायक बनते हैं और पेंशन चाहिए, संसद बनते हैं तो भी पेंशन चाहिए, लेकिन 40 साल काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुजवाल ने आयुष्मान योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने समस्या को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिया है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान देवस्थानम निरासन प्रबंधन बोर्ड भी पेश किया गया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बयान देते हुए कहा कि देवस्थानम निरासन बोर्ड को अब खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले एक लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग चल रही थी। इसके लिए लगातार तीर्थ पुरोहित लंबे समय से विरोध प्रदर्शन भी करते आ रहे थे, जिसको लेकर धामी सरकार ने इस बोर्ड को भंग करने की घोषणा भी कर दी थी और उसके बाद आज शीतकालीन सत्र के दौरान ये बोर्ड का विधेयक जो है पेश किया गया है। सरकार ने पहले ही ये निर्णय कर लिया था कि देवस्थानम बोर्ड को हम वापस लेंगे और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, कैबिनेट में आने के बाद जो एक जरूरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं विधानसभा के पटल पर रखना लाना, और क्योंकि कोई भी कानून विधानसभा में ही बनता है, विधानसभा में उसको हम संशोधन करना, समाप्त करना, वो सब वही उस रूप में होता है। लेकिन सरकार की घोषणा पहले ही थी और निश्चित रूप से हमने उन जो हमारे लोग मांग कर रहे थे, जो एक बड़ा आंदोलन चला रहे थे, उनकी भावनाओं के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 32 एनसीसी कैडेट्स ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पीठ से सभी सदस्यों को एनसीसी कैडेट्स का परिचय भी कराया। आपको बता दें कि ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के 32 एनसीसी कैडेट्स को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही देखने के लिए मौका दिया था। इस दौरान सभी एनसीसी कैडेट में उत्साह भी देखने को मिला। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी एनसीसी कैडेट्स को प्रश्नकाल, शून्यकाल और सभी नियमों के बारे में जानकारी दी। 16 दिसंबर को राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर इन दिनों कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। कोशिश यही है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ उमड़ी थी, उससे ज्यादा जनता की आमद जुटाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे चुनावी मौसम में सियासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देहरादून में जुटी भीड़ का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही रहेगा जैसे बीजेपी की रैली में देखने को मिला। बस फर्क इतना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह उस दिन मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में उत्तराखंड के लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे। तो रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों, टिकट दावेदारों को भीड़ जुटाने का लक्ष्य सौंप दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट को सभी व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो पारंपरिक वेशभूषा में ही अपनी टीम साथ लाएं। इस पर गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने अपनी सहमति जताई है।
राहुल गांधी की उत्तराखंड में चुनावी रैली और जनसभा दोनों को सफल बनाने के कांग्रेस दावे तो खूब कर रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इन सब के बीच खास ये भी रहने वाला है कि उत्तराखंड आ रहे राहुल गांधी प्रदेश की आवाम के लिए क्या कुछ खास अपने संबोधन में रखेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रैली की छोड़ी छाप को लोगों के जहन से हटाने में कामयाब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नवंबर में राजस्व वसूली का रिकॉर्ड कायम किया है। विभाग ने नवंबर में 618 करोड़ का लक्ष्य तय कर 620 करोड़ का राजस्व वसूली की है। ये राजस्व वसूली अक्टूबर के मुकाबले 45% अधिक रही। प्रबंधन निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि उन्होंने ये वसूली अपने सहयोगी कर्मचारियों के बल पर हासिल की है और आगे भी विभाग हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं उसके उच्च अधिकारी डायरेक्टर लेवल तक सभी को एक पटल पर ला करके डिस्कस किया और तय किया गया कि किसी भी कीमत पर चाहे जितना भी प्रयास करना पड़े 100% बिजली की विद्युत राजस्व वसूली करेंगे। और सराहनीय प्रयास किया हमारी टीम ने और 618 करोड़ के अगेंस्ट 620 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली करके दिखाया है। देहरादून नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक 14 दिसंबर को होनी है और इस बार बैठक में स्वच्छता को लेकर ही चर्चा की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देहरादून शहर को मिली उपलब्धि पर चर्चा होने के साथ ही अगले साल होने जा रहे सर्वेक्षण के लिए रणनीति बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता कर्मी, जागरूकता फैलाने वाले संगठन और समाज सेवियों को भी स्वच्छता दूत के तौर पर सम्मानित भी किया जाएगा और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। कि बोर्ड बैठक की हमारी तैयारी तो है, लेकिन पहले विधानसभा चल रही थी, अब जो है लोकसभा इस समय चल रही है। इसमें छोटी जो है कार्यकारिणी, छोटी बैठकें और छोटी जो बोर्ड की जो बैठक है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी अधिकारियों को कहा है अगर दिखवाया जाए, नहीं तो हम एक बड़ी बैठक करके स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी के लिए जो है सभी पार्षदों को, जितने यहाँ के देहरादून के सम्मानित लोग हैं, उनको एक जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसे देहरादून ने अच्छा स्थान बनाया है और आगे भी और अच्छा स्थान मिले, इसलिए जो लोग इसमें लगे थे उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। चंपावत के किरोड़ नाले पर बना पुल लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हो चला है, जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को हादसे का डर सता रहा है। ये पुल चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को तराई के टनकपुर से जोड़ता है। इस पुल पर भारी भरकम वाहनों की आवाजाही होती है। पुल को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि एनएच के निर्माण के दौरान ही काम ठीक से नहीं हुआ। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने कहा कि पुल का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। हाईवे वाला बस्तिया किरोड़ा नाला वाला क्षतिग्रस्त होने हो जा रहा है। अगर खुदा का रास्ता गिर गया तो सभी को बहुत परेशानी हो जाएगी, ज़्यादातर हम गाँव वासियों को। ये इस पुल के आधार पर ही हम चलते हैं और अन्यथा कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड है उसमें किरोड़ा नाले पे बना हुआ जो पुल है वो कुछ अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस संबंध में जो भी आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में एक पूरी इस रोड का सर्वेक्षण भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कि टनकपुर से लेकर घाट तक पूरा रोड का सर्वेक्षण हुआ है और हम इस चीज़ को अपनी इस रिपोर्ट में लाएंगे। और साथ ही इसमें एनएच को भी बता दिया गया कि इसको जल्दी रिपेयरिंग वर्क इसमें स्टार्ट किया जाए और फिलहाल इसके संबंध में जो हमारी विस्तृत रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करी है। वहीं सितारगंज में नगर कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सभी शहीद हुए अन्य वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण किया। कि देश ने एक वीर सपूत को, जो कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में एक अभेद्य दीवार की तरह थे और सुरक्षा में लगे हुए थे, एक नए आयाम तक उन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को आगे बढ़ाया था। उनके शोक पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो जवान हमने खोए हैं उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन यह आघात जो देश को लगा है वह असहनीय है। उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
इसके साथ ही गदरपुर के प्रेस क्लब में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पत्रकारों ने जनरल बिपिन रावत और 12 शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न देने की भी मांग की है। आज गदरपुर प्रेस क्लब शोक संतप्त सभी सैन्य अधिकारियों बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता है और देश की सरकार से यह निवेदन करता है कि उनको अति विशिष्ट सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। गदरपुर में एनएचएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार को पहले ही हड़ताल की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन सरकार हमारी मांगों को सुनने के बजाय अनदेखा कर रही है। इसके साथ ही हमारा मानदेय भी काटा जा रहा है। आपको बता दें कि एनएचएम के कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने और आउटसोर्स भर्ती निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे वहाँ जो उत्तराखंड में इस समय आउटसोर्स की एजेंसियों के माध्यम से संविदा के स्थान पर अब आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को ठेका के रूप में भर्ती किया जा रहा है। हमारी एजेंसी हर साल में चेंज हो जाती है। हमारे जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उसको फिर पुनः नई एजेंसी के थ्रू नियुक्त होना पड़ता है, तो उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं होती। ऊपर से उनकी सैलरी में हमारा जीएसटी काट लिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि आप आउटसोर्स की जो प्रथा है या जो ठेका प्रथा है हमारी, इसको बंद किया जाए। वहीं हरिद्वार में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। एनएचएम के कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के जाने से जो बच्चों का स्वास्थ्य जाँच होती है वो सभी प्रभावित है, और जो अभी टीकाकरण चल रहा था हमारी टीमों के द्वारा वो भी प्रभावित है। जो टीबी की दवाइयाँ दी जा रही थी वो सभी प्रभावित है, और जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे एनएचएम कर्मी ही इसमें प्रमुखता से भागीदारी करते हैं, वो सभी प्रभावित है। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो ब्लड बैंक से रिलेटेड हो, या जो भी मतलब मैं समझता हूँ अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर व्यवस्थाओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी व्यवस्था को काम पे लोग नहीं होंगे निश्चित रूप से। वहीं खटीमा ब्लॉक परिसर में पूर्वांचल समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने सितारगंज के लोका गोठा प्रकरण के संबंध में एक जनसभा का आयोजन किया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर और अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की आवाज उठाने पर विधायक सौरभ बहुगुणा के इशारे पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीण और महिलाओं के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उस प्रकरण में आज हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं बाई एसडीएम। जो हमारे साथ जो भी उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है हम सब जनता एकजुट हुआ है कि माननीय सौरभ बहुगुणा जी के खिलाफ जो है आप सख्त से सख्त पार्टी कार्रवाई करें, और बाकी कानूनी कार्रवाई के लिए हमारी जनता जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दूसरी चीज़ जो चंदन सिंह बिष्ट एसआई पुलिस निरीक्षक चंदन सिंह बिष्ट जिन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ जो है हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा धीरेन्द्र परिहार, इन दोनों एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और माननीय सौरभ बहुगुणा के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त एक्शन ले। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। वहीं गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। समाजसेवियों ने हस्ताक्षर करने के साथ ही जनता को उनके मानव अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया। इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान का मुख्य उद्देश्य संविधान में मिले अधिकारों को जनता से रूबरू कराना है। राष्ट्रीय मानव दिवस के उपलक्ष्य पर सभी हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें कि आज जो लेडीज़ का जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए इसी प्रोग्राम को किया जाता है। संविधान में जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, और हमें हमेशा समाज में जिन लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। वहीं दिनेशपुर में किराए के कमरे पर रह रहे एक व्यक्ति के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि घर पर किसी के न होने के बाद चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घर में रखे सभी सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत बेटियों ने माता पिता को दी मुखाग्नि। सीडीएस रावत को 17 तोपों की दी गई सलामी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया दूसरा अनुपूरक बजट। सदन के पटल पर रखा 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विपक्ष का सदन से वॉकआउट। और 16 दिसंबर को राहुल गांधी के चुनावी दौरे की तैयारी में जुटी कांग्रेस। पदाधिकारियों के कंधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। टिकट की मांग कर रहे दावेदारों के लिए भी अग्नि परीक्षा।